नमस्कार दोस्तों, मैं जगवीर सिंह स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल लर्न विद जगवीर पर। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। आज की क्लास हमारी CDP की सेकंड क्लास है, जो कि यूपी टेट 2018 का पेपर है। उसी का PYQ मैं सॉल्व कराऊंगा आपको। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कॉलर यह सिद्ध करना चाहता था कि सीखना क्या है। तो उन्होंने क्या सिद्ध करना चाहते थे? तो ऑप्शन ए है, एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति पशु से श्रेष्ठ है। सेकंड बी, स्वायत्त यादृच्छिक क्रिया है। ऑप्शन सी है, संज्ञानात्मक संकार्य है। ऑप्शन डी, पारिस्थिति के विभिन्न अंगों का प्रत्यक्षीकरण है। तो क्या सिद्ध करना चाहते थे? तो सीखना क्या है, तो उनका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ना कि पशु से श्रेष्ठ है, ऐसा कुछ नहीं था। स्वायत्त यादृच्छिक क्रिया, ये भी गलत है आपका, ये भी गलत। राइट आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन सी। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, किसी भी नई भाषा को सीखने के लिए कहाँ से प्रारंभ किया जाना चाहिए? ऑप्शन ए, अक्षरों व शब्दों के मध्य साचर से। ऑप्शन बी है हमारा, वाक्यों के निर्माण से। ऑप्शन सी, शब्दों के निर्माण से। ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन ए हमारा इसका राइट आंसर रहेगा, अक्षरों और शब्दों के मध्य साचर से। क्योंकि किसी नई भाषा को जब हम सीखते हैं तो सबसे पहले हमें अक्षरों को और शब्दों को जानना बहुत जरूरी होता है। सबसे पहले अक्षर, उसके बाद शब्द। डायरेक्ट हम ना तो वाक्य सीख सकते हैं, ना ही शब्द सीख सकते हैं। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन ये रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, समावेशी कक्षा में किस प्रकार के छात्र शामिल होते हैं? किस प्रकार के छात्र शामिल होते हैं समावेशी के? तो ऑप्शन ए है हमारा, ऑप्शन ए केवल विशिष्ट छात्र। ऑप्शन बी, सामान्य और विशिष्ट छात्र। ऑप्शन सी, केवल सामान्य छात्र। ऑप्शन डी, बहुभाषी और प्रतिभाशाली छात्र। जब समावेशी क्लास जो होती है तो उनमें किस तरीके के छात्र शामिल होते हैं? तो उसमें सामान्य और विशिष्ट दोनों ही शामिल होते हैं। तो राइट आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन बी। ना तो केवल विशिष्ट होते हैं किसी क्लास में समावेशी वाली में, और ना ही सामान्य होते हैं, और ना ही दोनों प्रतिभाशाली और बहुभाषी। ये भी गलत। क्योंकि जब भी हम क्लास में समावेशी क्लास स्टार्ट करते हैं तो केवल, ऐसा तो है नहीं है कि केवल विशिष्ट छात्र ही होंगे उसमें, या ना ही ऐसा होता है कि केवल इंटेलिजेंट बच्चे प्रतिभाशाली होंगे। उसमें दोनों को ही रखा जाता है। तो राइट आंसर इसलिए हमारा ऑप्शन बी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, अधोलिखित में गणित संबंधी अधिगम अक्षमता को कौन सा पद परिभाषित करता है? गणित संबंधी इन्होंने पूछा है। तो गणित के संबंधी जो अधिगम क्षमता होती है तो वो किससे संबंधित होती है? राइट आंसर रहेगा हमारा गणना दोष। तो इसी को हम गणना दोष को ही बोलते हैं डिस्कैलकुलिया। डिस्कैलकुलिया थोड़ा स्क्रीन पर लिखने में अभी प्रैक्टिस नहीं है, तो लेकिन समझ जाना ये डिस्कैलकुलिया है। और इसी में जो ऑप्शन बी है, लेकिन राइट आंसर तो इसका सी है, लेकिन ऑप्शन बी में मैं बता दूं, अगर पठन दोष होता है तो उसी को हम बोलते हैं डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया पूछ लेता है ये क्वेश्चन, तो आप याद कर लेना। तो राइट आंसर तो इसका सी रहेगा, गणना दोष, जो कि गणित संबंधी अधिगम अक्षमता को शो कराता है, और इसी को डिस्कैलकुलिया भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, समावेशीकरण की सफलता के लिए आवश्यक है। तो समावेशी क्लास की सफलता के लिए क्या आवश्यक है? ऑप्शन ए दिया है इन्होंने, क्षमता निर्माण का अभाव। अगर अभाव रहेगा तो फिर आवश्यकता कैसे होगी सफलता की? तो ये गलत हो गया। अभिभावकों की भागीदारी का ना होना, ये भी गलत है, क्योंकि इन्होंने ना दिया, जबकि अभिभावकों की भागीदारी का होना बहुत जरूरी होता है। अलगाव, ये भी गलत है। संवेदनशीलता, ये राइट आंसर है। तो आवश्यक क्या होगा आपका? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा संवेग का तत्व नहीं है? ऑप्शन ए दिया है इन्होंने, व्यवहारात्मक। ऑप्शन बी, देहिक। ऑप्शन सी, संज्ञानात्मक। ऑप्शन डी, संवेदी। नहीं पूछा है, तो जो इसका गलत होगा वही राइट आंसर है। तो संवेदी नहीं होता है, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन डी रहेगा। जबकि ये जो व्यवहारात्मक है, संज्ञानात्मक है, देहिक है, ये सब संवेग के ही तत्व है। जो नहीं पूछा है तो संवेदी रहेगा।
तो राइट आंसर इसका ऑप्शन डी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संज्ञानात्मक क्षेत्र का सही क्रम है। संज्ञानात्मक फील्ड के इन्होंने क्रम से पूछा है, सीक्वेंस क्या है, तो राइट आंसर इसका क्या रहेगा हमारा, ऑप्शन डी। क्योंकि ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन, ये सही क्रम इसका यही वाला है। और अगर शॉर्ट फॉर्म में आप याद करना चाहो इसको, तो मैंने निमोनिक लिख रखे हैं, जैसे जी फॉर ज्ञान, ए फॉर अवबोध, ए फॉर अनुप्रयोग, वी फॉर विश्लेषण, एस फॉर संश्लेषण, डी एम फॉर मूल्यांकन। तो आप इससे भी याद कर सकते हैं, गांव सम। ठीक है, तो राइट आंसर तो इसका डी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कौन सा अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं है, तो कौन सी नहीं है, जो कि एक स्वेच्छाचारी है, जो कि ये गलत होता है। स्वेच्छाचारी में क्या होता है कि व्यक्ति अपनी ही स्वेच्छा से पढ़ाएगा, लेकिन चाहे उसको समझ में आए ना आए, कौन सा टॉपिक, कौन सा उसका तरीका है, जो कि ये गलत होता है। इसमें नहीं पूछा है ना, तो इसका राइट आंसर यही रहेगा, तो गलत ही पूछा है इसमें। ऑप्शन बी है जनतांत्रिक। जनतांत्रिक तो होना चाहिए, तो ये तो राइट है, सही है, ये तो पॉजिटिव है। ये भी पॉजिटिव। सहानुभूतिपूर्ण, वांछनीय सूचना देने वाला, ये भी पॉजिटिव है, लेकिन पूछा कौन सा, नहीं, तो राइट आंसर ये रहेगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अवप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है। अवप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है। ऑप्शन ए दिया था इन्होंने, विक्टर ब्रूम। ऑप्शन बी मास्लो। ऑप्शन सी हर्ट्जबर्ग। ऑप्शन डी स्किनर। तो राइट आंसर क्या रहेगा हमारा इसका, विक्टर ब्रूम। अगर आपसे इसकी डेट पूछ ले वो, तो डेट है आपकी 1964। लिख देता हूं मैं, 1964। तो आप इस डेट को याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अग्रिम व्यवस्थापक वर्तमान किस परिवार से संबंधित है। ऑप्शन ए है वैयक्तिक, ऑप्शन बी सामाजिक अंतःक्रिया, ऑप्शन सी सूचना प्रक्रियाकरण, ऑप्शन डी व्यवहार परिमार्जन। तो राइट आंसर क्या रहेगा इसका, सूचना प्रक्रियाकरण। राइट आंसर यही रहेगा हमारा। अब सूचना प्रक्रियाकरण जो है, इसके जो और भी भाग है इन्होंने जो दिए थे, तो मैं आपको बता देता हूँ एक बार। तो इसकी जो राइटर थे वो थे ब्रूस, ब्रूस एंड दूसरे थे आपके मार्शवेल, मार्शवेल, समझ जाना आप इसको, मार्शवेल। तो इन्होंने जो सिद्धांत दिए थे, अब इनकी पुस्तक थी एक, जो पुस्तक का नाम भी आप लिख लें, पुस्तक नाम था इनका मॉडल्स ऑफ टीचिंग, मॉडल्स ऑफ टीचिंग। थोड़ा भी इसकी पर लिखने का इतना प्रैक्टिस नहीं है, तो लेकिन आप समझ जाना जो मैं बोल रहा हूँ वो आप। शिक्षण के जो प्रतिमानों को इन्होंने 4 भागों में विभाजित किया है। तो नंबर 1 है आपका अंतःक्रिया, अंतः प्रक्रिया, एंड सेकंड था इनका सूचना प्रक्रियाकरण, प्रक्रियाकरण, और यही पूछा था आपसे। और थर्ड था आपका व्यक्तिगत स्रोत, व्यक्तिगत स्रोत। आपका फोर्थ है आपका व्यवहार परिवर्तन, व्यवहार, सॉरी, आप समझ जाना ये व्यवहार है ना? व्यवहार परिवर्तन, व्यवहार परिवर्तन, ये इन्होंने 4 प्रतिमान बताए थे, जो कि इस पुस्तक जो मैंने लिखाई आपको मॉडल्स ऑफ टीचिंग, इसी में इन्होंने इनके बारे में बताया था। अब सूचना प्रक्रियाकरण जो सेकंड नंबर पर है,
इसी को चार भागों में बांटा था, जो कि चौथा चार भाग थे इसका, जैसे कि निष्पत्ति, अग्रिम, आगमन और जैविक। तो वो चार भाग में आपको और बता देता हूँ। अब यहाँ स्क्रीन पर जगह तो नहीं है, लेकिन आप समझ जाना, मैं बोल दे रहा हूँ। तो इसकी जो सूचना प्रक्रियाकरण जो आपने दिया था, इसके चार भाग इन्होंने बताए थे, जैसे कि पहला था निष्पत्ति, दूसरा अग्रिम, थर्ड था आगमन और चौथा था आपका जैविक विज्ञान। तो इसमें जो आंसर पूछा था इन्होंने अग्रिम व्यवस्थापक, ये इसी सूचना प्रक्रियाकरण के जो चार भाग है उसी में से एक है, इसीलिए इसका राइट आंसर था सूचना प्रक्रियाकरण। दोबारा रिपीट कर देता हूँ मैं एक बार और। सूचना प्रक्रियाकरण के जो चार भाग हैं, उसका फर्स्ट है आपका निष्पत्ति, अग्रिम, आगमन, जैविक। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारा, कौशलों के स्थानांतरण के लिए कौन सा उपयोगी है? ऑप्शन ए कौशल अंतरणीय गति है, ना कि उद्देश्य। ऑप्शन बी है रेखीय अभिक्रम। ऑप्शन सी शाखीय अभिक्रम। ऑप्शन डी है तैयारी और अर्जन। तो इन्होंने पूछा है कि स्थानांतरण के लिए कौन सा उपयोगी है कौशलों के लिए, स्किल्स के लिए। तो कौशल एक अंतर्गणीय गति है, ना कि उद्देश्य। तो राइट आंसर इसका ए रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। निम्न में से कौन सा शिक्षण का सूत्र नहीं है? नहीं पूछा है ना इन्होंने, तो इसमें से कौन सा नहीं है, ये आपको बताना है। तो राइट आंसर रहेगा हमारा, पहले तो ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ऑप्शन ए दिया था इन्होंने सरल से कठिन की ओर, जो कि ये होता है, जबकि नहीं पूछा है। अनिश्चित निश्चित की ओर, ये भी राइट है। दृश्य अदृश्य की ओर, ये भी सही है। निगमन से आगमन की ओर, जबकि होता क्या है, आगमन से निगमन की ओर। नहीं पूछा है तो ये निगेटिव है। तो राइट आंसर इसका यही वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। सूक्ष्म शिक्षण चक्र का प्रथम पद होता है, और इसके और भी, एक मिनट मैं क्वेश्चन पर रिपीट करता हूँ ये वाला। जो शिक्षण सूत्र इन्होंने बताए हैं, जैसे कि इसमें ऑप्शन सी, ये तो चार है ये। इसके अलावा सरल से कठिन की ओर, अनिश्चित से निश्चित की ओर, दृश्य से अदृश्य की ओर। तो नेक्स्ट भी जो होते हैं मैं आपको एक बार और बता देता हूँ। इसको यहाँ पे लिख देता हूँ आपको। तो यहाँ रहेगा आपका स्थूल से सूक्ष्म की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर। ठीक है, एंड नेक्स्ट है आपका विशिष्ट से सामान्य की ओर, विशिष्ट से सामान्य। ओके, नेक्स्ट है आपका विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। ये संश्लेषण आप समझ जाना है ना। दूसरा है आपका अनुभव से युक्त की ओर, और मनोवैज्ञानिक क्रम से तर्क संगत की ओर। और पूर्ण से अंश की ओर भी पूछता है इसमें, तो आप एक बार उसको भी लिख लें। पूर्ण से अंश की ओर। नेक्स्ट है आपका ज्ञात से अज्ञात की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर। जो मैं बोल रहा हूँ वो शब्द आप सुनते चलना, क्योंकि लिखने में थोड़ा स्क्रीन पर इतना प्रैक्टिस नहीं है, तो लेकिन जो मैं बता रहा हूँ वो आप सुनते चलना। सरल से कठिन की ओर, अनिश्चित से निश्चित की ओर, दृश्य से अदृश्य की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, पूर्ण से अंश की ओर, और ज्ञात से अज्ञात की ओर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। सूक्ष्म शिक्षण चक्र का प्रथम पद होता है। ऑप्शन ए दिया है इन्होंने प्रतिपुष्टि, ऑप्शन बी शिक्षण, ऑप्शन सी योजना बनाना, ऑप्शन डी प्रस्तावना। तो राइट आंसर क्या रहेगा? प्रथम पद हमारा योजना बनाना। तो ये पॉजिटिव राइट आंसर ये रहेगा।
सूक्ष्म शिक्षण के बारे में और भी मैं आपको बता दूं तो इसको दिया किसने था, तो ये थे आपके KW एलन। हिंदी में लिख देता हूँ एलन। ओके, KW एलन ने दिया था सूक्ष्म शिक्षण, जो कि इनको सूक्ष्म शिक्षण का ही जन्मदाता माना जाता है। अब इसके और भी, ये तो फर्स्ट पूछा था इसमें, तो आपका योजना बनाना हो गया। कभी सेकंड पूछ ले आपको, थर्ड पूछ ले, फोर्थ पूछ ले आपको, तो मैं वो बता देता हूँ। सेकंड रहेगा आपका योजना बनाने के बाद शिक्षण, है ना। और आपका थर्ड रहेगा आपका प्रतिपुष्टि, प्रतिपुष्टि। एंड फोर्थ है आपका पुनः योजना बनाना। फाइव रहेगा आपका पुनः शिक्षण। सिक्स रहेगा लास्ट पुनः प्रतिपुष्टि। ठीक है, तो आप याद कर लेना। सूक्ष्म शिक्षण के जो चक्र है, तो प्रथम पूछा था, प्रथम तो हमारा ये हो गया योजना बनाना। सेकंड पूछे तो शिक्षण है, थर्ड पूछे तो प्रतिपुष्टि है, फोर्थ पूछे तो पुनः योजना बनाना है, फिफ्थ में पुनः शिक्षण करना, लास्ट एंड सिक्स्थ है आपका पुनः प्रतिपुष्टि। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा अवबोध स्तर के शिक्षण में शामिल है। अवबोध शिक्षण में शामिल है वो आपसे पूछा है इन्होंने। तो ऑप्शन ए रहेगा हमारा पृथक्करण, ऑप्शन बी है अनुप्रयोग, ऑप्शन सी तुलना, ऑप्शन डी है अन्वेषण खोज। तो राइट आंसर इसका रहेगा हमारा ऑप्शन डी, जो कि ये है। अब अवबोध स्तर के और भी जो शिक्षण हैं वो मैं आपको बता दूं क्रम से। ऑप्शन ए में तो ये डी आंसर हो गया, तो ये तो फर्स्ट नंबर पे आ गया। अब सेकंड जो स्तर रहता है, थर्ड रहता है, फोर्थ रहता है, वो मैं आपको बता दूं। सेकंड नंबर पे आता है आपका प्रस्तुतिकरण, प्रस्तुतिकरण। एंड नेक्स्ट है आपका आत्मीकरण, आत्मीकरण। देन नेक्स्ट है आपका अभिव्यक्तिकरण, अभिव्यक्तिकरण, है ना, अभिव्यक्तिकरण। तो आप ये स्तर याद कर लेना। अवबोध स्तर की प्रथम होता है अन्वेषण खोज, सेकंड प्रस्तुतिकरण, और थर्ड आपका आत्मीकरण, और ये फिर है फोर्थ एंड लास्ट अभिव्यक्तिकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शैक्षिक सुधारों में प्रभावी विकेंद्रीकरण तभी संभव होगा। ऑप्शन ए जब खंड व संकुल संदर्भ केंद्रों की भागीदारी बढ़े, ऑप्शन बी कह रहा है स्थानीय संदर्भ व्यक्ति उपलब्ध हो, ऑप्शन सी कह रहा है अध्यापकों के पास संसाधन और प्रासंगिक सामग्री भी मौजूद हो। यहाँ पर जो खंड और संकुल दिया है, इसका मतलब है जो ब्लॉक होता है, केंद्रों की भागीदारी भी बढ़े। जब हम कोई एजुकेशन कर रहे हैं और सुधार करना है उसमें, तो खंड विकास खंड जो वगैरह होते हैं, तो उनका भी भागीदारी इम्पोर्टेंट होती है। तो राइट आंसर ये पॉजिटिव है। स्थानीय संदर्भ व्यक्ति उपलब्ध हो, यानी कि जैसे हम लोग जो समितियां पढ़ते थे, SMC, SDMC, तो ये सब इसी के अंदर आती है, स्थानीय के अंदर। तो ये सब हमारी पॉजिटिव वर्ड है, तो ये भी रहेगा। अध्यापकों के पास संसाधन और प्रासंगिक सामग्री भी मौजूद हो, तो बुक है या पढ़ाने के और भी इंस्ट्रूमेंट है, ये भी होना जरूरी है। तो ये पॉजिटिव वर्ड है, तो यानी कि तीनों ही सही होंगे हमारे। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक छात्र पढ़ रहा है, उसका नाम लेकर किसी ने बुलाया, निम्न में से किस संवेदना द्वारा वह छात्र अपनी अनुक्रिया प्रकट करेगा। अगर कोई छात्र पढ़ रहा था, किसी ने उसको आवाज लगाई और बुलाया, तो जब बुलाएगा तो वो क्या करेगा, सुनेगा ही ना। तो क्या करेगा, वो ध्वनि संवेदना प्रकट करेगा वो। यहाँ राइट आंसर रहेगा इसका ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार प्राक संक्रियात्मक अवस्था की अवधि क्या है।
प्राक संक्रियात्मक अवस्था की अवधि पूछी है आपसे। इसका राइट आंसर क्या रहेगा हमारा, बताएगा कोई? 2 से 7 साल। राइट आंसर रहेगा इसका 2 से 7 साल, जो कि राइट आंसर सी है। प्याजे की और भी जो अवधि अवस्थाएं हैं मैं वो आपको बता देता हूँ। पहला होता है आपका संक्रियात्मक अवस्था, जिसको हम संवेगात्मक संवेगात्मक, जिसे हम इंग्लिश में सेंसरी मोटर बोल देते हैं। संवेगात्मक जो कि हमारी रहती है जन्म से 2 वर्ष। सेकंड नंबर रहता है हमारा प्राक संक्रियात्मक अवस्था, जो कि क्वेश्चन में पूछा था। प्राक संक्रियात्मक अवस्था, इसका क्या रहता है 2 वर्ष से 7 वर्ष तक। एंड थर्ड है आपका मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, तो इसका कितना रहता है 7 से 11 वर्ष। एंड नेक्स्ट है आपका फोर्थ, तो फोर्थ क्या रहेगा आपका औपचारिक, जिसे फॉर्मल बोल देते हैं आप, औपचारिक। ये रहता है आपका 11 से 15 वर्ष तक। याद कर लेना, पूछते हैं प्याजी का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि अवस्थाएं पूछता है वो। तो मैं रिपीट कर दे रहा हूँ एक बार और। फर्स्ट होती है संवेगात्मक, जो कि जन्म से 2 वर्ष तक होती है। सेकंड है प्राक संक्रियात्मक अवस्थाएं 2 से 7 वर्ष। थर्ड है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 7 से 11 वर्ष तक रहती है। एंड नेक्स्ट है फोर्थ औपचारिक, जो कि 11 से 15 वर्ष तक रहती है। तो कभी कभार इसका क्रम भी पूछ लेता है आपसे, सेकंड थर्ड फोर्थ, तो आप क्रम से याद कर लेना इसको। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सी बाद की बाल्यावस्था के बौद्धिक विकास की विशेषता नहीं है? नहीं पूछा है यहाँ पे, तो कहना चाह रहा है कि बाल्यावस्था के बाद की जो विकास की अवस्था होती है जो इसमें से नहीं है। ऑप्शन ए है भविष्य की योजना की सूझबूझ, ऑप्शन बी विज्ञान की काल्पनिक कथाओं में अधिक रुचि, बढ़ती हुई तार्किक शक्ति, काल्पनिक भयों का अंत। तो ये तो सब पॉजिटिव वर्ड है, ये भी है ये भी है, ठीक है। भविष्य योजना की सूझबूझ, जो कि किशोर प्रौढ़ावस्था में आती है, तो ये तो निगेटिव वर्ड है, जब निगेटिव पूछा है तो इसका राइट आंसर यही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन मनोवैज्ञानिक भाषा विकास से संबंध है? तो राइट आंसर इसका क्या रहेगा, ऑप्शन ए दिया है इन्होंने पावला, ऑप्शन बी बिली, ऑप्शन सी चॉम्स्की, ऑप्शन डी मास्लो। तो राइट आंसर क्या रहेगा भाषा विकास से संबंधित, चॉम्स्की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत को किस शीर्षक से सिद्ध किया है? ऑप्शन ए है संज्ञानात्मक अधिगम, ऑप्शन बी अधिगम के प्रयास एवं मूल संकेत, ऑप्शन सी संकेत अधिगम, ऑप्शन डी स्थान अधिगम। तो थॉर्नडाइक ने जो सिद्धांत दिया है वो अधिगम के प्रयास एवं मूल, तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। तो जो बिल्ली पर इन्होंने जो प्रैक्टिकल किया था प्रयास एवं त्रुटि वाला, वो इन्हीं का था, तो राइट आंसर इसका बी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गिरोह अवस्था किस आयु वर्ग एवं विलंब विकास से संबंधित है? गिरोह अवस्था किस वर्ष में आती है? जिसमें बच्चे दोस्तों के साथ खेलना, दोस्तों के साथ रहना, दोस्ती करना, गिरोह के साथ में रहना, तो अवस्था रहती है आपकी। ऑप्शन ए दिया है इन्होंने 16 से 19 वर्ष एवं नैतिकता, ऑप्शन बी दिया है 3 से 6 वर्ष एवं भाषा, ऑप्शन सी दिया है इन्होंने 8 से 10 वर्ष एवं समाजीकरण, ऑप्शन डी है 16 से 19 वर्ष एवं संज्ञाना। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, जो कि 8 से 10 वर्ष की अवस्था में बच्चा दोस्ती बनाना, दोस्तों में रहना ये सीख जाता है। प्याजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की तृतीय अवस्था निम्न में कौन सी है? क्वेश्चन जो अभी हम लास्ट क्वेश्चन पढ़ रहे थे प्याजे की अवस्थाएं, जो कि मैं क्रम से पढ़ा रहा था आपको, तो उसमें अब तृतीय क्रम पूछा, तो तृतीय क्रम क्या था हमारा, फर्स्ट क्या था संवेदना, जिसको मतलब संवेगात्मक, और सेकंड नंबर था हमारा प्राक संक्रियात्मक अवस्था, थर्ड था मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और फोर्थ था आपका औपचारिक अवस्था। लेकिन पूछा क्या है इसमें थर्ड,
तो थर्ड हमारा क्या है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। और इसमें जो अवस्थाएं हैं तो मैं एक बार और लिख देता हूँ इसमें। अगर संवेगात्मक पूछे तो ये फर्स्ट नंबर पे आता है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था यानी प्राक संक्रियात्मक अवस्था, ये आता है आपका सेकंड नंबर पर। थर्ड तो ये है, ये जो कि पूछा है तो राइट आंसर तो सी है ये। और औपचारिक आता है आपका चौथे नंबर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से अधिगम में योगदान देने वाले मनोवैज्ञानिक कारकों में कौन सा शामिल नहीं है। नहीं पूछा है तो अधिगम की इच्छा, प्रेरणा, रुचि, ये तो सब पॉजिटिव वर्ड है ना। तो नेगेटिव वर्ड विषय वस्तु का स्वरूप, विषय वस्तु से क्या संबंधित है इसका, तो ये आपका नेगेटिव वर्ड हो गया। तो राइट आंसर यही है क्योंकि उसने नेगेटिव ही पूछा है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत किसके अनुकूलन पर बल देता है। ऑप्शन ए तर्क, ऑप्शन बी व्यवहार, ऑप्शन सी चिंतन, ऑप्शन डी प्रेरणा। तो अनुकूलन जो होता है बच्चे में या हमारे तुम्हारे अंदर, तो वो किससे आता है। जैसे मान लो हम घर से गए स्कूल में, तो वहाँ की जो अपने टीचरों से उनकी भाषा, उनका रहन सहन, उनकी ड्रेसिंग सेंस सीखते हो, किससे सीखते हैं, व्यवहार से ही तो सीखते हैं। तो राइट आंसर इसका रहेगा व्यवहार, है ना, ना कि तर्क से। ये सब नेगेटिव वर्ड है। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का दूसरा नाम क्या है। ऑप्शन ए है इनका समीपस्थ अनुबंधन, ऑप्शन बी है नैमित्तिक अनुबंधन, ऑप्शन सी प्राचीन अनुबंधन, ऑप्शन डी चिन्ह अनुबंधन। तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन का दूसरा नाम है आपका नैमित्तिक अनुबंधन। राइट आंसर रहेगा बी। और क्रिया प्रसूत अनुबंधन दिया किसने था, तो वो दिया था आपका स्किनर ने। कोई पूछ ले तो याद रख लेना इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सी अधिगम की एक विशेषता नहीं है। अधिगम का अवलोकन प्रत्यक्ष रूप से किया जा सकता है, ऑप्शन ए में इन्होंने दिया है। ऑप्शन बी में दिया है इन्होंने अधिगम व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन, तो ये तो पॉजिटिव वर्ड है। नहीं पूछा है, नेगेटिव वर्ड ढूंढना है हमें। अधिगम प्राणी के की अभिवृद्धि है, ये भी पॉजिटिव वर्ड है। अधिगम एक लक्षणोन्मुख प्रक्रिया, ये भी पॉजिटिव वर्ड है। नेगेटिव क्या है फिर, ये प्रत्यक्ष रूप, तो नेगेटिव वर्ड, नेगेटिव पूछा तो राइट आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पश्च अन्वेषण तथा साधन साक्ष्य विश्लेषण निम्न में से किसके उदाहरण हैं। पश्च अन्वेषण तथा साधन साक्ष्य, इसलिए निम्न में से किसके उदाहरण है। ऑप्शन ए है स्वतः शोध, ऑप्शन बी एल्गोरिदम, ऑप्शन सी मानसिक वृत्ति, ऑप्शन डी प्रकारात्मक स्थिरता। तो राइट आंसर क्या रहेगा हमारा, स्वतः शोध का, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देखेंगे अपना, निम्न में सामाजिक मूल्य कौन सा है। सामाजिक मूल्य कौन सा है, तो ऑप्शन ए है सहायतापरक व्यवहार, ऑप्शन बी प्राथमिक लक्ष्य, ऑप्शन सी मूल प्रवृत्ति, ऑप्शन डी आक्रामकता की आवश्यकता। क्योंकि ये तो आक्रामकता तो सामाजिकता का मूल्य सिद्धांत में नियम है ही नहीं, तो ये तो निगेटिव वर्ड है, तो ये तो वैसे ही गलत हो गया। प्राथमिक लक्ष्य, ये भी निगेटिव हो गया। मूल प्रवृत्ति है, ये भी। तो सहायतापरक व्यवहार, राइट आंसर क्या रहेगा, ये पॉजिटिव है। तो राइट आंसर सामाजिक मूल्य कौन सा है हमारा, सहायतापरक व्यवहार। ये लास्ट क्लास है हमारी, सॉरी लास्ट क्वेश्चन था हमारा। तो अगर क्लास सभी को अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर कोई डाउट है किसी भी तरीके का या कोई एडवाइस, तो आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू आप सभी का।